जोखिम से बचाव के लिए निवेशक अपने पोर्टफोलियो में विविधीकरण की तलाश करते हैं। पॉलीप्लेक्स एक अच्छे तरह से विविधीकरण स्टॉक है जिसमें विभिन्न सेगमेंट में फैले कई उत्पाद हैं। 75 देशों में इसकी मौजूदगी है और 7 देशों में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। इससे ये बहुत विविध लगता है। आइए हम कंपनी के बारे में विस्तार से जानने के लिए पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन का मौलिक विश्लेषण करते हैं। लेकिन उससे पहले प्रणाम देवियों सज्जनों, स्वागत है सभी का आपके अपने फाइनल 44 में। दोस्तों, नया साल आ चुका है और लगातार मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, जिससे कि आपको वीडियो मिलती रहे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। और चलिए अब शुरू करते हैं कंपनी के विवरण से। तो 1983 में स्थापित पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन दुनिया भर में पॉलिस्टर PET फिल्मों का 7वां सबसे बड़ा निर्माता है। यह BOPET फिल्मों का अग्रणी निर्माता है और BOPT पतली और मोटी, BOPP, CPP और ब्लोन PP और PE सहित विभिन्न सबस्ट्रेट्स का एक व्यापक पोर्टफोलियो उत्पादन प्रदान करता है। ये विशेषता अभिनव और विभेदित उत्पाद पैकेजिंग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक और अन्य औद्योगिक उपयोगों में अपने उत्पादों के उपयोग को ढूंढता है। कंपनी के पास अच्छी तरह से एकीकृत बैकवर्ड और फॉरवर्ड क्षमताएं हैं जो इसे लागत प्रतिस्पर्धात्मक, आपूर्ति सुरक्षा, उच्च नवाचार, मूल्य संवर्धन और कम कमाई में अस्थिरता प्रदान करती है। अमेरिका, इंडोनेशिया, भारत, थाईलैंड और तुर्की में निर्माण और वितरण सुविधाओं के साथ 75 देशों में पॉलीप्लेक्स की वैश्विक उपस्थिति है। घरेलू बिक्री से भारत ने हाल के वित्त वर्ष में राजस्व का 19% योगदान दिया। कुल मिलाकर कंपनी क्षेत्रवार बिक्री के मामले में अच्छी तरह से विविधतापूर्ण स्थापित है। इसके डाउनस्ट्रीम व्यवसाय जो डिजिटल मीडिया फिल्मों, लेजर पेंटर फिल्मों, लेमिनेशन फिल्मों और इस तरह के विविध उत्पादों का उत्पादन करते हैं, वित्त वर्ष 2022 में राजस्व का 16 हिस्सा बनाते हैं। यह खंड कई उत्पादों के लिए समग्र मार्जिन को स्थिर करने में सहायता करता है। दी गई तालिका में विभिन्न प्रमुखों में पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन की बिक्री का विश्लेषण दिखाया गया है, जिसे आप समझ सकते हैं कि कंपनी कितनी विविध है। उद्योग की समीक्षा। उद्योग विश्लेषण के लिए हम अपने कवरेज को उन उत्पादों खंडों तक सीमित रखेंगे जिनमें कंपनी मुख्य रूप से काम करती है, जैसे थिन PET, थिक PET और BOPP। इन 3 खंडों को मिलाकर आय का 71% हिस्सा आता है। वैश्विक BOPT फिल्म बाजार पतली फिल्मों और मोटी फिल्मों में बांटा गया है। पतली BOPT फिल्म दुनिया भर में PET फिल्म की मांग का 3/4 हिस्सा पतली फिल्मों का है। लचीली पैकेजिंग पतली फिल्मों का सबसे बड़ा उपखंड है, जो कुल उपयोग की जाने वाली पतली फिल्मों का 75% हिस्सा है। जहां तक खपत की बात है, एशिया पतली पॉलिस्टर फिल्मों का सबसे बड़ा बाजार है। महाद्वीप दुनिया भर में उत्पादित कुल पतली फिल्मों के 3/4 हिस्से से अधिक हिस्सों का खपत करता है। वैश्विक स्तर पर बाजार अगले कुछ वर्षों के लिए 5 से 6% बढ़ने का अनुमान है। घरेलू बाजार की वृद्धि हर साल 10% बढ़ने की उम्मीद है। आने वाले वर्षों में क्रय शक्ति में वृद्धि और प्रति व्यक्ति पैकेजिंग सामग्री की खपत में संवर्धित वृद्धि मुख्य रूप से पतली BOPT फिल्म की मांग में वृद्धि का कारण बनेगी। और अब देखते हैं मोटी BOPT फिल्म का बाजार। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और अन्य औद्योगिक उत्पाद मोटी BOPT फिल्मों की मांग को पूरा करते हैं। वैश्विक स्तर पर मोटी फिल्मों का बाजार आने वाले वर्षों में लगातार 4 से 5% CAGR से बढ़ने का अनुमान है। फोटोवोल्टिक, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, इलेक्ट्रिक अनुप्रयोग के लिए लाइनर और लचीले इलेक्ट्रॉनिक्स में वृद्धि प्रमुख विकास उत्प्रेरक होने की उम्मीद है। और इसके बाद तीसरा है BOPP फिल्म का बाजार। BOPP BOPET के समान है, लेकिन इसमें उच्च नमी रोकने की क्षमता, सीलिंग आदि के गुण जोड़े गए हैं। वैश्विक BOPP बाजार हर साल 4% की दर से बढ़ने का अनुमान है। घरेलू बाजार की वृद्धि हर साल लगभग 15% होने की उम्मीद है। 2 प्रमुख खंड के लिए खाद्य पैकेजिंग कुल BOPP मांग का 64% हिस्सा है और इसके बाद गैर खाद्य पैकेजिंग अनुप्रयोगों का 18% हिस्सा है। इन सभी को एक साथ रखकर हम कह सकते हैं कि भारत और अन्य विकासशील देशों में भी BOPT और BOPP की मांग वैश्विक औसत से तेजी से बढ़ने का अनुमान है। वित्तीय स्थिति में राजस्व और शुद्ध लाभ में वृद्धि। BOPT
निर्माता का परिचालन राजस्व वित्त वर्ष 2018 में 3,588 करोड़ रुपए से हर साल 13.05% की CAGR से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में 6,624 करोड़ रुपए हो गया। इसी अवधि के दौरान इसका शुद्ध लाभ में वृद्धि 2022 में 37.70% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से बढ़कर 965 करोड़ रुपए हो गया। दी गई तालिका पिछले 5 वित्तीय वर्षों के लिए पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन के परिचालन राजस्व और शुद्ध लाभ राजस्व के आंकड़े प्रस्तुत करती है। मार्जिन, परिचालन लाभ और शुद्ध लाभ। पॉलीप्लेक्स ने वित्त वर्ष 2022 में क्रमशः 17.57 और 14.56 के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और शुद्ध लाभ मार्जिन की सूचना दी। मार्जिन एक साल पहले की तुलना में कम था, लेकिन अभी भी काफ़ी अधिक है। कुल मिलाकर वित्त वर्ष 2022 में वित्त वर्ष 2018 की स्तर की तुलना में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में काफ़ी विस्तार हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप उच्च लाभप्रदता और व्यापक शुद्ध लाभ मार्जिन हुआ है। दिए गए डेटा पिछले 5 वित्तीय वर्षों में पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन के ऑपरेटिंग मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन में सुधार दिखाता है। पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन के हमारे अब तक के मौलिक विश्लेषण के निष्कर्षों को सारांशित करते हुए हम कह सकते हैं कि कंपनी की परिचालन आय प्रभावशाली रूप से बढ़ी है, लेकिन इससे भी अधिक जैसे जैसे मांग वाले उद्योग में सुधार हुआ है, इसने व्यापक मार्जिन पर लाभ प्राप्त किया है। वापसी अनुपात, ROE और ROCE। फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 में पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन का ROE और ROCE क्रमशः 30.30% और 29.08% के शीर्ष पर रहा। यह समग्र रूप से BOPT व्यवसाय की मजबूत लाभप्रदता और कंपनी की मूल्य निर्धारण शक्ति की ओर इशारा करता है। दी गई जानकारी पिछले 5 वर्षों के ROE और ROCE पर प्रकाश डालती है। उपरोक्त आंकड़ों से हम एक और बात ध्यान रख सकते हैं, अतीत में अलग अलग वित्त वर्षों में 2 रिटर्न अनुपातों के बीच बहुत अधिक असमानता नहीं है। इसके बाद देखते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो और इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो। दी गई तालिका पिछले 5 वर्षों के लिए पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन के ऋण से इक्विटी मतलब कि डेट टू इक्विटी रेशियो और ब्याज सेवा कवरेज अनुपात मतलब कि ICSR को सूचीबद्ध करती है। हम आसानी से देख सकते हैं कि स्टॉक केवल 0.28 के डेट टू इक्विटी रेशियो अनुपात पर बहुत कम ऋण वहन करता है। इसके अलावा इसका ISCR कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। मूल रूप से पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन आर्थिक रूप से मजबूत कंपनी है। भविष्य की योजना। पहला, कंपनी वर्तमान में अमेरिका में पॉलिएस्टर फिल्मों की अपनी निर्माण क्षमता बढ़ा रही है। इसका पूरे होने के बाद यह चीन को छोड़कर विश्व स्तर पर BOPT का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होगा। दूसरी है, पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन के पास विभिन्न उत्पादों, प्रक्रियाओं और राष्ट्रों में 37 पेटेंट हैं और इसने 14 और पेटेंट के लिए आवेदन दायर किए हैं, जो इसे उत्पाद का एक अधिकार देंगे। तो ये तो दोस्तों जानकारी ग्लोबल प्रेजेंस वाली पॉलीप्लेक्स कंपनी के बारे में। और चलिए इसका फंडामेंटल देखते हैं। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,257 करोड़ का है, ड्यूटेड 6.21% का। कंपनी का जो पिछले साल का सेल था 6,624 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट 965 करोड़ का। स्टॉक का जो PE है 7.93 है, ROE 18%, ROCE 29% और डेट कंपनी पे 898 करोड़ के इनके ऊपर डेट में। इसी के अगेंस्ट में कंपनी के पास 1002 करोड़ के इनके पास कैश है। कंपनी का सेल ग्रोथ देखते तो पिछले 1 साल में 41, पिछले 3 साल में 13 और पिछले 5 साल में 16% है इनका सेल ग्रोथ बढ़ा। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 43, पिछले 3 साल में 20 और पिछले 5 साल में 24% है इनका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है। वहीं CAGR पिछले 1 साल में -8% है घटा, लेकिन पिछले 3 साल में 43 और पिछले 5 साल में 25% है इनका CAGR बढ़ा। वहीं ROE पिछले 1 साल में 18, पिछले 3 साल में 15 और पिछले 5 साल में 13% है ROE बढ़ रहा है। ROCE पिछले 1 साल में 29, पिछले 3 साल में 24 और पिछले 5 साल में 21% है ROCE बढ़ रहा है। होल्डिंग देखते हैं तो प्रमोटर का इसमें 50.97, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 13.16, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 2.83 और बाकी बचे पब्लिक के पास 33.04% का स्टेक है। ये रहा दोस्तों एक बहुत ही डिटेल वीडियो पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन कंपनी के बारे में। और बता दूं दोस्तों कि इसी तरह हमने वेदांत फैशन, टाटा पावर, टोरेंट फार्मा, JSW स्टील के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसे आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। और अंत में बस इतना बोलूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, अपनी फीडबैक जरूर बताइएगा। और चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।